मैं हेमचंद्र मलिक, रिटायर्ड प्रिंसिपल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैचारिक क्रांति। आज मैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में कुछ पीएचडी स्टूडेंट्स से एक मुद्दे पर बात करने के लिए आया हुआ हूँ, और वो मुद्दा होगा दहेज प्रथा पहले और आज। तो मेरे सामने बैठे हुए हैं ये हमारा। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं बेटे। मेरा नाम नीरज है और मैं बेसिकली सोनीपत से हूँ। यस यस। और यहाँ पे सीनियर रिसर्च फेलो के तौर पे मैं कोर्ट मैरिजेस पे काम करता हूँ। यस, बहुत बढ़िया। शुभ नाम बेटे। मेरा नाम बालेश्वर है। यस। और मैं डिपार्टमेंट में पीएचडी स्कॉलर हूँ। यस। और मेरा पीएचडी का टॉपिक किसान आंदोलन। किसान आंदोलन। सबसे पहले मैं आप दोनों का मेरे यूट्यूब चैनल वैचारिक क्रांति पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप देखते हो हमारे समाज में दहेज प्रथा चल रही है। तो दहेज प्रथा का जो पहले प्रारंभ में जब ये चली तो चलाई, किसी विद्वानों ने चलाई, अच्छी चीज़ थी शायद। तो उस समय इस दहेज प्रथा का जो स्वरूप था वो कैसा लगता है आपको, कैसा था पहले? कई सारी पर्सपेक्टिव हो सकते हैं चीज़ों को देखने के। Yes. क्योंकि आप जब किसी चीज़ के बारे में बात करना शुरू करते हैं कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो आपको एक्चुअल में अंदाज़ा लग सकता है कि वो आज और पहले में क्या डिफरेंसेस हैं। Yes. मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि जो दहेज प्रथा की जो शुरुआत हुई है वो किसी दान या किसी चीज़ को देने की वजह से नहीं, बल्कि जो हमारा एक पुराना ट्रेडिशन हुआ करता था, जब आदिवासी समय हुआ करता था। Yes. उस समय पर जो आक्रमण होते थे Yes. एक दूसरे कबीले पे, Yes. तो वहां पर जो कमजोर कबीला होता था वहां से औरतों के साथ साथ जो सामान है, जो वस्तुएं हैं, वो भी लाई जाती थी उठा के, Yes. कीमती चीजें हैं। Yes. तो वहां से वो एक तरीके से ट्रेडिशन में ढल गया, वो स्वरूप इस तरह बन गया कि जब शादी होगी कहीं दूसरी जगह तो वो एक कमजोर तबका माना जाता है, और वहां से उसकी भरपाई की एवज में कि हम उनके परिवार के मेंबर को किसी को पालेंगे यार, तो वहां से वो भरपाई के तौर पे वो कुछ चीजें लाई जाती हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि पहले जब ये दहेज प्रथा शुरू की उस समय जो लड़कियाँ थी उनके ऊपर वे बेचारी सारी उम्र कमाती थी, 20 साल 15 साल जो भी आयु तो कमाती थी, और पेरेंट्स उसके ऊपर खर्च बहुत कम करते थे। और उसकी शादी होती थी तो शायद ये सोचते थे कि भी अब इसकी मदद की जाए। तो मुझे ये लगता है कि जब प्रारंभ में ये चीज़ शुरू की, शायद ये प्रथा मेरे विचार से ठीक थी। आप कैसा महसूस करते हैं इस बारे में? देखिए, उस समय जो भी परिस्थितियां रही होंगी, यस यस, उसके अकॉर्डिंग वो प्रथा शायद कहीं ना कहीं से डेवलप हुई होगी। यस। लेकिन उसने ऐसा रूप धारण शुरू कर दिया कि वो आज के समय के अनुसार एक एविल के तौर पे बन गया है। हाँ, सोशल एविल, सामाजिक बुराई हो गई है। Yes. तो आज हमें उसी परिप्रेक्ष्य में देख के उसकी आलोचना और कैसे बदल सकते हैं उसको हम, यस, वो जरूरी है आज। यस यस। तो ये जो अब आज वर्तमान जो स्वरूप है ये कुछ परिवर्तित हो गया, वो समान नहीं दिया जाता। शायद मैं महसूस करता हूँ आज हम लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, उनके ऊपर, उनको एमफिल है, पीएचडी है, टेक्निकल एजुकेशन दिलाते हैं, काफ़ी खर्च करते हैं। तो इस एवज में मैं ये नहीं महसूस करता, मैं महसूस करता हूँ कि अब उसको दहेज के कारण, जो पहले कारण था, क्योंकि लड़कियों से फ्री सर्विस होती थी तो इसलिए हम देते थे, अब लड़कियों पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो अब दहेज जो है ना वो शायद उचित नहीं माना जाता। आपका क्या विचार इसके बारे में? देखिए, मतलब सिर्फ ये बात मान के हम लोग ये कहना कि दहेज सही नहीं है, मुझे लगता है थोड़ा सा इसके और थोड़ा सा और उसके बियॉन्ड में जाके भी हमें बात करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। यस यस। क्योंकि आज के जो समय में जब हम कहते हैं दहेज एक बुराई है या दहेज ठीक नहीं है, तो उसका रीज़न ये है कि हर कोई इंसान जो भी शादी करता है अपनी लड़की की, यस, वो उतना कैपेबल नहीं है जितना कि वो अपनी बेटी को दे सके और अपने घर का खर्च भी आसानी से चला सके उसकी शादी करने के बाद। यस। तो पहले अगर कोई इंसान विलिंगली अगर कोई चीज़ दे रहा है, या आज भी कोई इंसान अगर विलिंगली कोई अपनी बेटी को चीज़ दे रहा है, यस, तो वो उस बेटी के लिए ही अल्टीमेटली यूज होता है। यस, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यस यस, कि मैं अगर मान लीजिए किसी बेटी की शादी हो रही है, यस, तो वो अपनी बेटी को कुछ दे रहा है तो वो उस बेटी का काम आएगा।
Yes. लेकिन जब ये चीज एक नकल के तौर पे ले ली जाती है, यस यस जब ये कंपैरिजन के तौर पे ले ली जाती है, जब ये चीज सोशल स्टेटस को मेजर करने के लिए ले ली जाती है, यस तब ये किसी इंसान पर बोझ बन जाती है और किसी इंसान के लिए मैंडेटरी हो जाती है। यस तो ये जो मैंडेटरी होना है किसी भी इंसान के लिए, ये बहुत खतरनाक है। दहेज इसलिए एक बुराई है कि यस आपने दिया तो मेरे पड़ोस में भी आना चाहिए, यस उनकी बेटी लेके आई है तो मेरी बहू भी लेके आनी चाहिए। लेके तो ये जो कंपैरिजन है, ये जो Yes. सोशल स्टेटस का एक मुद्दा बना दिया गया है, Yes. यहाँ पे जब हम दहेज प्रथा को देखते हैं तो वो हमें खतरनाक दिखाई देती है, जिसकी वजह से सोसाइटी में बहुत ज्यादा कर्ज भी बढ़ रहा है। आपका क्या विचार इस बिल्कुल दृष्टिकोण से? नीरज भाई ने बिल्कुल सही ये बात उठाई कि जब ये कंपैरिजन आना शुरू होता है यस कि वो लड़की, वो बहू, गांव की वो बहू, वो इतना लेके आई थी तो मेरी बहू का भी इतना आना चाहिए। यस यस एक वो एंगल है जो कि इस प्रथा को इतना हानिकारक बनाता है समाज के लिए। दूसरा साथ के साथ एक और इसमें पहलू है कि बाय लॉ भी एक स्त्री धन होता है और एक दहेज है। स्त्री धन महिला का अपना पार्ट है, वो Yes. जायज है, ठीक है, लेकिन दहेज जो है वो किसी तरीके से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। Yes. क्योंकि वो जो सामने वाले वधु पक्ष पे वो एक भार ही है हमेशा, क्योंकि उस पे लड़की का कोई राइट नहीं है, उस पे उसकी फैमिली का Family का right है, है, हो yes. जाता है। तो उस एंगल से भी हमें देखना होगा कि दहेज हम किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं कर सकते। और अच्छा, दूसरा ये है कि इसमें मुझे ऐसा लगता है कि दहेज जो है ये अमीरों की देन है। अमीरों के पास पैसा होता है, वो खूब पैसा लगाते हैं, देते हैं बेटी को। लेकिन फिर गरीब आदमी जब ये इस क्षेत्र में आता है, अपनी लड़की के रिश्ते की बात आता है, तो वो कुछ जो दूसरे पक्ष वाले हैं वो भी थोड़ा लालच करें, भी हमें भी मिले, चाहे गरीब, हमें गरीब से क्या लेना है। तो ये शायद ये बुराई जो है ना, गरीब के पास मजबूरी में उसे करना पड़ता है। क्या आप मानते हो ये गरीब की मजबूरी है? देखिए ये बात सही है कहीं ना कहीं कि गरीब की मजबूरी हो जाती है, Yes. क्योंकि वो भी सोसाइटी में देखता है Yes. कि क्या हो रहा है, और सामने वाले लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं उससे कि वो हमारे हमारे साथ इतना सब लेके आए, मतलब कोई बहू आए। लेकिन इसको थोड़ा सा और इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं हम लोग कि आप जो भी इंसान शादी करता है Yes. वो अपनी क्षमता के अनुसार चीज़ों को देता है। यस लेकिन जब ये डिमांड बन जाती है, जब ये कंपैरिजन से हम बात करें अभी कि कंपैरिजन करने वाली चीज़ बन जाती है, तब यहाँ पे समस्या पैदा होती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक पर्सनल एक चीज़ बताता हूँ आपको यस कि जब किसी इंसान की शादी हुई यस तो उसके ससुराल वाले ने बोला कि वो उनको कार देंगे, यस एंड ही वाज वेरी अगेंस्ट ऑफ इट। मतलब वो बहुत अगेंस्ट थे इस चीज़ के कि वो कार मतलब देंगे, तो मुझे नहीं लेनी है कार, अगर मेरी कमाई होगी, जब मेरी मतलब कुव्वत होगी तो मैं खुद ही उसको खरीद लूंगा, राइट। तो मैं नहीं लेता कार। तो उन्होंने बहुत मतलब शोर शराबा किया इस चीज़ पे कि बेटा तो इनका तो मान ही नहीं रहा है, इनका लड़का कैसा सिखा रखा है इन्होंने, है ना। तो उन्होंने रो धो के और उसके लड़के की मदर के पास फ़ोन किया कि क्यों नहीं मान रहा ये, हम तो कार देना चाहते हैं इसको, है ना। यस यस तो साथ में उन्होंने फिर उसकी बहन के पास फ़ोन किया, तो उसकी बहन ने, उस लड़के की बहन ने भी उसको मतलब गलत बोला कि भाई तुम क्यों नहीं मान रहे हो, वो कह रहे हैं कि हमने सिखा रखा है, कुछ गलत कर रहे हो ये तो, है ना। तो और मदर ने भी उसको बोला कि तुम्हारे नाक कटवाएगा, बेइज्जती करवाएगा, कि हमें तो वो दहेज मतलब कार देना चाहते हैं और तुम मना कर रहे हो उसको, तुम नाक कटवा रहे हो, हमारी बेइज्जती करवा रहे हो, समझ रहे हैं आप, ये सब बोला। तो उसने फिर भी उसने मना कर दिया। फिर साल भर बाद के जब उनकी शादी हो गई तो कार उसने नहीं ली। नहीं ली यस साल भर बाद क्या हुआ कि मतलब इन बिटवीन भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि उसकी जो वाइफ आई उनको बहुत लंबा ट्रेवल करना पड़ा। यस यस मतलब ऑलमोस्ट साल में लगभग उन्होंने 200-300 दिन ट्रेवल करना पड़ा, यस है ना। अच्छा अच्छा, तो अब वहां पे उस इंसान को ये समझ में आया कि वो जो कार दे रहे थे शायद वो ये लेके चाहिए थी। इसको काम आ जाती, हाँ काम आ जाए। इसको काम आ जाती। तो मीन्स क्या था, उन सामने वाले की कुव्वत थी, सामने वाले की औकात थी कि वो उसको दे सकें। एंड अगर वो देते तो उनकी जो बेटी थी जिनको ट्रेवल करना पड़ा बार बार उनको ट्रेवल करना पड़ा या बसों में या स्कूटरी में या स्कूटी पे या बाइक पे, तो वो उसके लिए सहूलियत हो जाती। हाँ, तो सुविधा बन जाती मतलब उसको। हाँ, तो उसने अपनी ईगो के चक्कर में, अपने, समझ रहे हैं आप मेरी बात, Yes. उसने अपनी ईगो के चक्कर में वो उस चीज को डिनाई कर दिया, और जिसकी वजह से उसकी वाइफ को हैम्पर होना पड़ा, उसकी वाइफ को जो है वो तकलीफ उठानी पड़ी। यस तो अब उसको ये समझ में आया कि ये जो है दहेज में, और एक जो बालेश्वर बोल रहे थे स्त्री धन है या इसको बोलते हैं, वो भी अलग है। वो दोनों अलग, मतलब उस चीज जो सहयोग के तौर पे जो एक राशि दी जाती है, Yes. उसको बेनिफिट के लिए जो चीज दी जाती है, तो वो मतलब कहीं ना कहीं उसके लिए, उस औरत के लिए, उस स्त्री के लिए जो बहू आती है, उसके लिए कहीं ना कहीं वो
सहायता भी कर सकती है, अगर वो उसकी फैमिली में इतनी कुव्वत है कि वो अपनी अपनी बेटी को वो चीजें प्रोवाइड कर ये सके। बालेश्वर जी, मैं- आप क्या कहना चाहते नहीं, हैं? मैं इसमें ये कहूंगा, Yes. देखिए मैंने भी कई बहुत सी शादियां ऐसी देखी हैं, मेरी Yes. खुद की भी हुई है और भी चीजें, कि जिनमें लड़के के पक्ष ने मना किया है कि हमें नहीं चाहिए, जो हमारा घर का है, अगर आपकी लड़की को वो अच्छा लगता है और उसमें वो अच्छे से रह सकती है तो मोस्ट वेलकम, हाँ, मोस्ट मोस्ट वेलकम। यस, नहीं तो आप अपने किसी और जगह दे सकते हैं कि जो उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर वो आएगी और हम उसकी फुलफिलमेंट नहीं कर पाएंगे, आप कब तक हमारा फुलफिल कर दोगे? यस, यस, हाँ। तो हमें उस एंगल से देखना पड़ेगा। और कुछ ऐसी शादियां निकल के आएंगे और ऐसे उदाहरण सेट होंगे जैसा भाई ने बताया, तब ही वो चीज कम भी होगी, यस, नहीं तो उसके बिना वो कम भी नहीं होगी। और दूसरी बात ऐसी ये चीजें है आनी चाहिए निकल। आजकल जो ना लेखक हैं, गायक हैं, जो विद्वान हैं, वो इस पर लेख लिखते हैं, बड़ा प्रचार करते हैं, कंपटीशन जो होते हैं, लेख लिखाए जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, शिक्षा का भी बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो दहेज का रूप है ना, वो थोड़ा हाँ पहले वाला तो नहीं, लेकिन अब बदल गया। लेकिन दहेज अब भी चालू है। क्या आप ऐसा महसूस करते हो? दहेज चालू है, नो डाउट इसमें, लेकिन आप एक चीज और समझिएगा, जो नई जनरेशन आ रही है यस, उसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी निकल के आ रहे हैं जो बिल्कुल एकदम साफ मना करते हैं और किसी तरीके का कोई फोर्स उन पे नहीं करता है जिसकी वजह से वो दहेज ले। वो बिल्कुल साफ मना करते हैं कि मेरे पास जो है वो इनफ है एंड मैं इसका फुलफिलमेंट कर सकता हूँ बहुत अच्छे Yes, से। yes. तो ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं और आप देखेंगे ऐसे एग्जांपल बहुत ज्यादा आ रहे हैं पहले के मुकाबले। यस, यस, पहले तो ऐसे एग्जांपल गिने चुने होते थे, हाँ, गिने चुने अब बहुत सारे आते हैं। मतलब आपको हर कॉलोनी में, दूसरी कॉलोनी में कोई इंसान मिल जाएगा ऐसा जो जो इस तरह काम करता होगा कि भाई मैंने एक पैसा नहीं लिया उनसे, है ना, या फिर कहेगा कि मैंने एक रुपया दहेज लिया है। ऐसे बहुत सारे लोग मिले, या मैंने सगाई में 1 रुपया ही लिया था। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो नोटों की गड्डी रख देते हैं, जिनकी इन लॉज की फैमिली, बट वो उठा के वापस उनको दे देते हैं, ठीक है आपके सम्मान के तौर पे मैंने कुछ रख लिया है, बाकी मैंने आपको वापस कर दिया। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जांपल। अब ये क्या है, देखो ऑलमोस्ट कुछ चीजें हैं पोलराइज्ड होती हैं, यस, है ना, मतलब इन बिटवीन कुछ नहीं रहता है। या तो कुछ लोग एक्सट्रीमली ऐसे जाएंगे जो बहुत ज्यादा दहेज के पीछे बहुत लो भी होके पड़ जाएंगे, क्योंकि बच्चों की शादियां इतनी आसानी से नहीं हो रही हैं, लोगों को नौकरियां इतनी आसानी से नहीं मिल रही हैं, रोजगार के साधन वैसे नहीं रहे हैं, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स कि भाई कहीं से जुगाड़ हो जाए और फिर ठीक है। कुछ लोग ऐसे निकल के आएंगे और कुछ लोग ऐसे निकल के आएंगे जो अपने दम पे अपनी मेहनत से बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं एंड दे बिलीव कि वो जो कुछ भी अपनी फैमिली को या जितना भी उनका फैमिली बढ़ेगी वो उसको टेक केयर करने के लिए इनफ है। हकीकत मात्र बालेश्वर जी, आजकल जो दहेज के केस बहुत आ रहे हैं, कोर्ट में बहुत ज़्यादा केस चल रहे हैं, लेकिन ये आपका क्या मानना है, ये जो दहेज के केस आप जायज मानते हो या कुछ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लड़कियों की तरफ से? जैसे पिछला कई बार केसेस भी आए हैं, न्यूज में भी वो हुआ है, गुड़गांव का केस था, Yes. सोनीपत का केस था, Yes. तो फेक केसेस भी काफी आ रहे हैं। एक रैकेट की तरीके से भी ये कुछ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टाइप से भी ये चीजें Yes. निकल के आई Yes. हैं कि जहाँ एक लड़की है और उसके साथ की कुछ एक लोग हैं फैमिली टाइप से, और वो पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से पहले शादी करते हैं उनसे, फिर सामने वाली फैमिली से एक्सटॉर्शन करते हैं केसेस करके। Yes. तो ये भी बड़ा एक खतरनाक उदाहरण पैदा हो रहा है, जिसके कारण की जो सही जो लड़कियां हैं जो प्रताड़ित हैं उन पे भी शक जाता है। शक जाता है। तो ये जो केसेस चल रहे हैं दहेज प्रथा के, इसमें मुझे लगता है कि शायद औरतों को अनावश्यक अधिकार दे दिए गए हैं जिनका वो अपनी अशिक्षितता के कारण उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। आप कैसे लेते हैं इनको? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें क्योंकि मैं इस पर ठीक से बात कर सकता हूँ, रीजन Yes. भी क्योंकि मैंने इस पे काम किया था Yes, कुछ yes. लेवल पे, Yes. कि मैंने जो कोर्ट मैरिजेस होती हैं, जो Yes. रन अवे मैरिजेस होती हैं, यस, यस, तो जो भाग के बच्चे शादी कर लेते हैं, यस, तो मेरा पीएचडी का टॉपिक वो रहा है। यस। तो मैंने ऑल ओवर हरियाणा में मैंने सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट में काम किया है और Yes. सभी एसपी से और वकीलों से मैं मिला हूँ। बहुत बढ़िया। तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे देखता हूँ कि ये अधिकार नाजायज नहीं है। अच्छा अच्छा। क्योंकि आप पहले देखिए, पहले तो लिखित में कुछ था ही नहीं, एंड जो लिखित में नहीं था तो उसमें भी सब कुछ जो है वो मेल के ऊपर ही डिपेंडेंट था, मेल पे चलता था सब कुछ। मेल वर द सोल मींस मेल वर हैविंग द सोल राइट टू डिसाइड एवरीथिंग फॉर फीमेल। बट आज जब उनकी बराबरी की बात आई है, जब इक्वालिटी की बात करते हैं हम लोग, जब हम बात करते हैं कि महिलाएं सशक्त होनी चाहिए, पावरमेंट होना चाहिए उनका, और वो आगे आनी चाहिए सो दैट कि उनका सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन बढ़े, उनका इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन बढ़े उनका,
तब ये चीज जरूरी है कि उनको पर्टिकुलरली रिटर्न में कुछ चीजें दी जाएं जिसके लिए वो अपने आप को एम्पावर फील कर पाएं, जिसकी वजह से नहीं, ये ऐसा चीज है, जरूरी है। ये बिल्कुल सही है, अधिकार होने चाहिए, अधिकार होने चाहिए, लेकिन right? अधिकार के साथ अगर ड्यूटीज वही मैं बात कर रहा जुड़ हूँ, जाए ना तो ज्यादा बढ़िया। वही आप वही कैसे क्या वो मैं इस पे बात कर रहा था, इस पे अभी अच्छा, मैं मेरी बात पूरी नहीं हुई है अभी। यस यस तो ये जो अधिकार वहां पे आते हैं, तो Yes. वहां पे होता क्या है, देखो कुछ मामलों में Yes. जो बारिश भाई ने बोला कि कुछ मामलों में फेक केसेस होते हैं, यस इसका कारण ये है क्योंकि लड़कियां बहुत बार अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करती। यस वो लोग किसी दूसरे इंसान के कहने पे, अपनी फैमिली के कहने पे, पुलिस के कहने सास पे, ससुर या इनके सास, पेरेंट्स, हाँ, या इनके तो अपने जो फैमिली है, मदर फादर, उनके कहने पे, अपनी चाची बुआ ताई जो भी है उनके कहने पे, या पुलिस डिपार्टमेंट जो है एक आधी बार कोई इंसान उनका जानकार कोई होता मान लीजिए उनके कहने पे, या वो वकील के कहने पे कुछ ऐसे वहां पे धाराएं लगवा देती हैं ताकि उनके फेवर में केस जा सके, राइट। लेकिन अभी वो ये नहीं समझ पाते उस समय पे कि वो जो कर रहे हैं उसमें अल्टीमेटली उनका लॉस भी ज्यादा है। यस कुछ कुछ लड़कियां ऐसे समझ लेते हैं कि भैया जो मेरे साथ एक्चुअल में था मैंने वो बताया है, आप वही केस बनाइए, वो मेरे फेवर में होगा तो ठीक है, मेरे फेवर में नहीं होगा दैट वुड बी ओके। लेकिन अगर कुछ लड़कियां जो है दूसरों की मतलब बहकाव में आके कुछ ऐसी चीजें लिखवा देती हैं, कोर्ट केस करवा देती हैं, तो वहां पर फिर कोर्ट जज को भी समझ में आ जाता है कि ये चीज गलत हो रही है और वो मतलब उस केस को वैसे ही देखते हैं। ये ज्यादातर केसेस आप कैसे मानते हो, ये जो दहेज के केसेस इनमें देखिए- कितने परसेंट आप जायज मानते हो, कितने नाजायज मानते हो, परसेंटेज मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरा खुद का उसका टॉपिक नहीं है, Yes. मैं कहीं से डाटा नहीं मैंने देखा है, तो Yes. मैं उसमें बिल्कुल भी नहीं कोई टिप्पणी दे सकता। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि जो भी कानूनों ने उनको अधिकार दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, वो किसी कारण से दिया है, क्योंकि वो हमारे जो पैट्रियार्की सोसाइटी है उसमें प्रताड़ित है महिलाएं, ये सच्चाई है, आज की भी ये सच्चाई है, Yes, और उनको राइट चाहिए। यस और अगर उन्हें हमें सशक्तिकरण देना है, करना है, तो वो राइट्स उनको मिलने चाहिए। हम कोई भी कानून लेके आएंगे, कोई भी रूल बुक आ जाए, उसमें कुछ लूप होल्स हमेशा रहते हैं जिनका कुछ गलत लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका कारण ये तो नहीं है कि हम जो अधिकार छीन लिए जाएं। Yes. हमें उन जो गलत काम हो रहे हैं उनको अलग निकालना पड़ेगा। Yes. हम उन पे नहीं क्वेश्चन मार्क कर सकते, इसीलिए अधिकारों पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता। यस ऐसा है कि आप देखते हो, हम भी देखते हैं, ज़्यादातर शादियों में जो दान देते हैं, कन्यादान देते हैं, वो आजकल एक रिवाज चल रहा है, 1 रुपये चांदी का सिक्का देते हैं, ये दिखाने के लिए भी दहेज देखो हमने नहीं दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी धन दौलत और दूसरी चीज़ें देते हैं। तो ये जो 1 रुपये का चलन है, इसको आप दिखावा मानते नहीं मानते क्या? देखिए सच्चाई है दूर से कुछ। देखिए वो बहुत पर्सनल चीजें हैं उन लोगों के लिए, मुझे Yes. ऐसा लगता है। जहां पर जब हम दहेज के बारे में बात कर रहे हैं और उसकी बुराई के बारे में बात कर रहे हैं, उसका गलत इम्प्लीमेंटेशन जो जिस तरीके से हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर सोसाइटी में जो एजुकेशन लेवल, सोसाइटी में जो अंडरस्टैंडिंग, जो विजडम जिसको हम बोलते हैं, विवेक, उसकी कमी के कारण हो रहा है कहीं ना कहीं। और वो इसलिए है क्योंकि आज के टाइम पे, जैसे पिछले कुछ 8-10 साल से आप देखेंगे, सोशल मीडिया जो है वो उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस चीज के अंदर ना। और दोनों मामले में ही सोशल मीडिया ने ये भी बहुत फैलाया है कि कुछ एक इंसान ने 1 रुपया का दहेज ले लिया, बहुत अच्छी शादी हुई है, राइट, और बहुत अच्छे से लाइफ जी रहे। सोशल मीडिया ने ये भी फैलाया है कि देखो ये सब जो दिखावा है, ये जो फोटोग्राफी है जो, और ये इतना सारा महंगा जो चीजें लेके आ रहे हैं सब कुछ, और सब कुछ हर कोई रील बना के डाल रहा है, कि वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं सोसाइटी में। बिकॉज जो एक आइडेंटिटी है इंसान की, वो कहीं ना कहीं क्राइसिस में है। क्योंकि हर आदमी दिखना चाहता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में दिखना चाहता है। तो यू मस्ट बी हैविंग एन आइडेंटिटी कि भाई मैं किस लिए मैं सामने दिखूं लोगों के, मैं किस लिए सामने आऊं। तो वो भी चीज एक सामने आई है। अब वो जब ये आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है, तो वहां पर हर इंसान को कहीं ना कहीं अपने आप को सोसाइटी में अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए कोई ना कोई चीज करनी पड़ती है। तो वहां पे भी उस चीज का रोल निकल के आता है कि वो जो लोग कर रहे हैं कि मैंने तो 1 रुपये में शादी किया है ना, उसके बैकग्राउंड में बहुत कुछ दे दिया है, दैट मीन्स वो निकल के आना सामने आना चाहते हैं कि उनकी आइडेंटिटी भी दिखाई दे कहीं ना कहीं। ये बालेश्वर जी, जैसा है कि भाई हमारा जो यूथ है, उनको आप इसके बारे में, दहेज के बारे में क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा यही संदेश रहेगा अपने जो भी युवा भाई हैं, कि महिलाओं से पहले ये जो पुरुष हैं, बॉयज़ हैं, जो युवा हैं, मेल्स हैं, उनका दायित्व बनता है इसको लीड करने का। अगर वो अपोज करने लगेंगे, अपनी बात को ठीक से रखेंगे अपनी फैमिलीज़ में, क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन है, वो कल हो के पिता भी बनेंगे, लड़की के भी लड़के के भी।
वो अगर अच्छी सोच के साथ चलेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन एक रेवोल्यूशन ला सकता है इस टॉपिक पे। तो इसमें शिक्षा कितना योगदान दे सकते हैं जी? शिक्षा शिक्षा का कितना योगदान मानते हैं उसके इस परिवर्तन में? अब ये भी एक चीज मतलब एक बाइफरकेट करने वाली चीज है ये Yes. चीज जो एजुकेशन के बारे में आपने बात की, Yes. बिकॉज शिक्षा कोई मतलब शिक्षा को हम मानते क्या है ये समझना पड़ेगा। शिक्षा तो मिल रही है, शिक्षा तो बहुत लंबे समय से मिल रही है, Yes. शिक्षा तो सैकड़ों सालों से मिलती आ रही है, लेकिन वो शिक्षा जो है क्या वो शिक्षा वो विजडम दे पा रही है जिसकी वजह से इंसान अपने विवेक का बेहतर इस्तेमाल कर सके और संस्कार विहीन शिक्षा है आजकल, समझ रहे हैं? संस्कार नहीं बन पा रहे हैं। ये भी कह सकते हैं हम संस्कार विहीन है, या फिर ये भी कह सकते हैं हम लोग कि वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे किसी पर्टिकुलर थिंग्स पे वो आदमी को उस तरीके से सोचने का एक क्षमता ही नहीं दे पा रही है जिस Yes. तरीके से सोचना चाहिए। Yes. अब मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हम लोग किसी ने एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, राइट, यस, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई इंसान इस चीज को नहीं समझ पा रहा है कि चीजें कहाँ सही और कहाँ गलत हो रही हैं, यस, राइट, या फिर वो महिला की राइट, या फिर वो फॉर एग्जांपल वो अभी भी ऐसे देख रहा है कि मेरी महिला तो घर के अंदर काम करेगी। एक लड़की ने एमएससी किया है एंड सी इज ब्रिलियंट, यस, एक लड़की ने एमएससी किया, सी इज ब्रिलियंट, और उसके बाद जब उसने कहा कि मैं अपना काम करूंगी, खुद का काम करूंगी, उसका 12वीं फेल भाई ये कहता है कि मैं तेरी पढ़ाई छुड़वा दूंगा। हाँ हाँ, 12वीं फेल भाई, 12वीं फेल भाई कहता है मैं अपनी पढ़ाई छुड़वा। दैट मींस कि हमारी सोसाइटी में वो विजडम अभी पैदा नहीं हुई है। Yes. तो शिक्षा को भी उस तरीके से मोल्ड करना रहेगा, उस तरीके से मोल्ड करने की जरूरत है जहां पर लोगों को या बच्चों को जो है जो स्टूडेंट है वो उनको एक फ्री विल दी जाए, कहीं ना कहीं डिस्कशन डायलॉग में जाया जाए, वो टीचर्स के डायलॉग में जाए, वो बाहर के लोगों के डायलॉग में जाए, वो एक्सप्लोर करें दुनिया को, वो बाहर जाए, घूमे जाए, अलग तरह के लोगों से मिले जैसे आप अभी मिल पा रहे हो, राइट। Yes. सो अगर लोग एक्सप्लोर करेंगे वहां पे तो बहुत सारी चीजें खुलती हैं, उनके दिमाग में चीजें नई पैदा होती हैं। पर जब चीजें लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम और किताबों तक सीमित रहते हैं, तो ना बच्चों को पढ़ाई का मतलब समझ में आता है और ना ही आई थिंक पढ़ाने वालों को ये समझ में आता है कि वो क्यों पढ़ा रहे हैं और उसे हो क्या रहा है। बालेश्वर जी, ये जो महिलाएं हैं जो दहेज केसेज हो रही हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे कि उनको दहेज का केस करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे महिलाओं के लिए? मेरा यही संदेश रहेगा, अपने हक से पीछे नहीं हटना है। यस, अगर वो सही है उस पर डटे रहना है, Yes. डरना नहीं है, परंतु दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ Yes, yes. उनको ये भी ध्यान रखना होगा कि उनकी जो बहनें हैं Yes. कभी उनकी किसी गलती के कारण जो सही उनकी बहन है जिसको असली प्रताड़ना हो रही है Yes, yes. उसका केस गलत ना पड़ जाए, इस चीज का भी उन्हें जरूर ध्यान रखना है। राइट अच्छा, मेरा एक YouTube चैनल है वैचारिक क्रांति। जी, मैं समाज में विचारों के परिवर्तन के लिए कार्य कर रहा हूँ और इसी संदर्भ में आपके पास आया हूँ। तो मेरा जो चैनल है उसके जो फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे मेरे चैनल के बारे में? ओके, दिस इज अ वेरी पर्सनल थिंग, राइट, बट ओके फाइन। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जरूर चैनल देखिएगा वैचारिक क्रांति, और अगर आपको ये लगता है कि उसमें आपके लायक या आपके सोसाइटी के लायक या आपके जो सराउंडिंग्स है, आपका जो सर्कल है उसके लायक अगर कोई भी चीज़ है जो उससे उसको बेनिफिट कर सकती है तो यू मस्ट सब्सक्राइब इट, और उसको आप फैला सकते हैं, उसको आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बालेश्वर जी, आप क्या संदेश मेरा दोगे? यही कहना होगा कि जो चैनल ऐसे सामाजिक मुद्दे जिन पे चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए यस, उन पे डिस्कशन कर रहा है तो उस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस होना चाहिए, Promote समाज किया में जाना प्रमोट करना होना Yes. चाहिए। आपका धन्यवाद, आपने मेरे को समय दिया। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।